हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समाकलन इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया आज से आपका। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर समाकलन स्टार्ट करिए, समाकलन स्टार्ट करिए। अभी हम लोग का चैप्टर 6 कंप्लीट नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोल रहे थे कि समाकलन यानी चैप्टर 7 पढ़ाइए। तो सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप पर कॉल करके बोल रहे थे, इसलिए हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया। चैप्टर 6 को हम लोग इसके बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, वो बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देना होगा और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि समाकलन इंपॉर्टेंट है। सब स्टूडेंट बोल रहे सर समाकलन पढ़ा दो, उसके बाद पढ़ा दो। चलो कोई बात नहीं, आप लोग कहते हो तो हम ऐसा कर देते हैं, बट इसके बाद उसको ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो समाकलन बहुत एक अच्छा आपका चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत ईजी भी लगेगा। जिनका चैप्टर 5 कंप्लीट होगा उनके लिए तो और ईजी है, और जिनको कंप्लीट नहीं होगा तो हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि जा करके पहले चैप्टर 5 आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही समाकलन स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो समाकलन तभी आपको समझ में भी आएगा चैप्टर 5 कंप्लीट होगा तब। ठीक है, आपको ये 100% मन में होना चाहिए, सजेस्ट हो जाइए कि पहले चैप्टर 5 को पढ़ना है, उसके बाद ही हम लोग को चैप्टर 7 अच्छे समझ में आने वाला है। ये है बहुत ईजी, आप लोग इतना अच्छे समझाएं कि आपको थोड़ा सा भी कठिन नहीं लगेगा। समाकलन बिल्कुल ईजी है। देखिए, सबसे पहले आपको हम कैसे पढ़ाएंगे समझिएगा। जैसे हम समाकलन यानी इंटीग्रल टॉपिक डाले हैं, तो सबसे पहले आपको समझाएंगे अभी इसी वीडियो में कि समाकलन आखिर किसको कहते हैं, मतलब समाकलन क्या है। ठीक है ना, उसके बाद आपको मैथमेटिकली डिफिनेशन बताएंगे कि इसका डिफिनेशन मैथमेटिकली क्या होता है। फिर इसमें बताएंगे कि समाकलन के भेद कितना होता है, और समाकलन का जो भेद है यानी उसका पार्ट है उसका भी डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो का अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं कि समाकलन है क्या। ठीक है, पहला नंबर कि समाकलन क्या है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो देखिए समाकलन का डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। डिफिनेशन जो होता है इसका होता है कि अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। क्या बोले? अवकलन, पर लिख लेते हैं। ठीक है, अवकलन के व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उल्टा। व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? अतः इसको क्या करेंगे, देखिए पहले इसको समझिए, इतना जितना लिखे हैं उसको पहले अच्छे से समझिएगा। समाकलन उसको कहेंगे जिसको, मतलब पहले जो अवकलन आप पढ़े हैं यानी अवकलन को व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। सबको याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? याद हो गया? समाकलन किसको कहेंगे? अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। और इसी में देखिए, अतः दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कहने का मतलब अवकलन के और समाकलन का जो गुणनफल होता है इकाई होता है यानी एक होता है। अतः दोनों का गुणनफल हमेशा इकाई होता है यानी एक होता है। इकाई कहने का मतलब एक होता है। ठीक है, होता है, याद रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं। अवकलन के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? समाकलन कहते हैं। और दोनों का गुणनफल करेंगे यानी समाकलन और अवकलन को गुणा करेंगे यानी गुणनफल करेंगे, तो उसका क्या हमेशा आएगा? इकाई आएगा, एक आएगा। ठीक है, कोई आपसे बोल दे कि बताओ कि अवकलन और समाकलन का गुणनफल क्या होता है, तो क्या बताओगे? इकाई होता है यानी एक होता है। ठीक है, अब समाकलन को देखो निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है। कैसे? तो देखो लिख लेते हैं यहाँ पर। समाकलन को निम्न, सॉरी पेन हमारा इसका इंक खत्म हो गया। निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है। ठीक है, समाकलन को निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है। कैसे? तो देखिए, पहले तो
इसको समझिए, अवकलन के बारे में समझा देते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन कैसे बताते थे, याद है? जब x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो कैसे करते थे, d/dx f(x) ऐसे करते थे, x है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो d/dx f(x) लिखते थे। अब हमको क्या करना है, समाकलन को कैसे सूचित करना है ना, ये ध्यान देना है। यानी इसको कैसे करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन, जैसे पहले आप अवकलन करते थे उसी तरह क्या कर रहे हैं, अब हम लोग समाकलन कर रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) x है, ठीक है, ध्यान देना, x f(x) dx। ये जो है आपका x के सापेक्ष अवकलन में d/dx f(x) लिखते थे। अब हम समाकलन पढ़ रहे हैं तो समाकलन में x के सापेक्ष समाकलन लिखेंगे, और ऐसे इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ये वाला होता है, ठीक है। कैसे, ऐसे करके बकुला जैसा, ओके, याद रहेगा। इंटीग्रेशन का साइन है, ध्यान रहेगा सबको ना। इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f(x), यानी समाकलन ऑफ f(x), समाकलन के f(x), इसको क्या बोलेंगे, समाकलन, इसको क्या बोलेंगे, समाकलन, ठीक है। ये समाकलन का साइन है, सबको याद हो गया इतना। अब चलिए आगे बढ़िए। अब आगे आप लोग को आता है मैथमेटिकली यानी डिफिनेशन। मैथमेटिकली मतलब गणितीय, ठीक है, इससे भी सीख लीजिए कैसे होता है मैथमेटिकल डिफिनेशन। ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, जब दिया रहेगा d/dx, ठीक है, f(x) dx, तो इसका कहने का मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx f(x) dx, इसका रिजल्ट क्या आएगा, f(x) आएगा। ये किससे बता रहे हैं आपको, मैथमेटिकली बता रहे हैं। या आपको ऐसे भी रहेगा कि d/d थीटा, x की जगह थीटा कर दे, यानी f थीटा d थीटा, ऐसा भी दिया रहे तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट होगा f थीटा होगा। तो ये हम आपको आगे और समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताए हैं यदि इस तरह से रहे तो उसका f(x) इसका f थीटा हो जाएगा। अब आपको बताएंगे कि समाकलन के भेद, ठीक है ना, समाकलन कितने भागों में बांटा गया है ये सीखना बहुत जरूरी है। तो आते हैं इसको भी समझा देते हैं आप लोगों को। तो समाकलन को, ठीक है, समाकलन को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है, ओके। समाकलन कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन, तो पहला जो है एक अनिश्चित समाकलन है, क्या है, अनिश्चित समाकलन, और जो दूसरा है वो हमारा है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है। एक है अनिश्चित समाकलन और एक है निश्चित समाकलन। तो अब आपको हम बताएंगे कि सबसे पहले अनिश्चित समाकलन किसको कहेंगे और उसके बाद निश्चित समाकलन किसको कहेंगे। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन आपको सीखना होगा, पढ़ना होगा, तभी ना आपको समझ में आएगा कि अनिश्चित समाकलन क्या होता है, निश्चित समाकलन क्या होता है। तो इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको यही बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अनिश्चित समाकलन के बारे में सीखते हैं, ठीक है। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। तो इसका जो डिफिनेशन होता है, देखिए, ये होता है कि वह समाकलन जिसका कोई निश्चित हल, जिसका कोई निश्चित हल प्राप्त न हो, जिसके परिणाम में C या K जोड़ा जाता है, देखिए
अनिश्चित समाकलन का जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है कि वह समाकलन जिसका कोई निश्चित हल प्राप्त ना हो, मतलब इसका कोई निश्चित हल प्राप्त नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो रिजल्ट आएगा उसके परिणाम में रिजल्ट जो आएगा उसमें सी या के उसमें जोड़ा जाता है, जो कि आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना प्रैक्टिस तो वहाँ पर समझाएंगे, ठीक है। या आप एग्जाम्पल से सीख लो, जैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिया है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिया है, तो इसको जो रिजल्ट आएगा एफ एक्स आएगा, ठीक है, इसमें क्या करेंगे सी जोड़ दो, अच्छा है के जोड़ दो, ये इसका रूल होता है कि मतलब अनिश्चित समाकलन में जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसमें सी या के जोड़ा जाता है, ठीक है। इसका एक सेकंड डिफिनेशन होता है, याद आ गया, उसको बताते हैं आप लोग को कि वह समाकलन, ये दूसरा डिफिनेशन है, वह समाकलन जिसकी सीमाएं न दी गई हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे समाकलन कहते हैं। जिसका सीमा न दिया गया हो समाकलन कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। वह समाकलन जिसका सीमा कहने का मतलब जैसे अगला जो पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, तो उसका सीमा दिया रहेगा कि 2 से 4 तक, लेकिन इसका कोई सीमा नहीं है, यह अनिश्चित है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। अब इसमें देखो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ये क्या है, एक अनिश्चित समाकलन है। कैसे, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है कि 2 से 4 ही तक जाना है, 4 से 6 ही तक जाना है, इसका मतलब कोई रिजल्ट नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित यहाँ लिख लो, अनिश्चित समाकलन कहते हैं, ठीक है। अब निश्चित समाकलन है तो उसको भी देख लो, निश्चित समाकलन क्या है उसको समझिएगा, जब ये समझ लेंगे तो आपको अच्छे समझ में फिर आ जाएगा। यानी निश्चित समाकलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन यानी परिभाषा होता है कि वह समाकलन जिसकी सीमाएं दी गई हो, इसमें क्या हो, सीमाएं दी गई हो, उससे क्या बोलेंगे निश्चित समाकलन। जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल है जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसका सीमा दिया रहेगा। कैसे, मान लो ए से बी तक, इसका सीमा क्या है, ए से बी तक है, मतलब अब इतना ही में इसको बनाना होगा। लेकिन अनिश्चित में क्या होता है, इसमें कोई सीमा नहीं दिया रहता है, उसका परिणाम कुछ अलग ही आता है। तो ये होता है निश्चित समाकलन, जिसमें सीमा दिया गया हो उसको हम निश्चित समाकलन बोलेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे ऐसे एफ एक्स, और जो इसका सीमा है कहाँ से, ए से लेकर बी तक है, इसका जो रिजल्ट होगा पहले क्या करते हैं, पहले एफ बी से चलेगा, तो एफ बी हो गया, फिर माइनस, फिर एफ ए से होगा, एफ ए, जो कि आप जब बनाएंगे क्वेश्चन तो उस समय आपको डिटेल में इसको प्रूव भी कराएंगे, बताएंगे भी, ठीक है। अभी आपको बस इतना एग्जांपल बता रहे थे किस तरह से बनता है। जिसका सीमा दिया गया हो उसको निश्चित समाकलन, जिसका सीमा नहीं दिया गया हो उसको अनिश्चित समाकलन, ठीक है। और समाकलन आपको बता दिया कि अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं, और कैसे इसको, जैसे अवकलन में x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो समाकलन में x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो इस बात आपको पता हो गया होगा। समाकलन को 2 भागों में बांटा गया, अभी बात आपको पता है, सभी चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस वीडियो में आप लोग को इतना ही बताएंगे, और अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट यानी पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में आप लोग को आगे बताएंगे इसका प्रॉपर्टीज समाकलन के, ठीक है, और जल्द ही चैप्टर भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के इंतजार करिए, जल्दी आने वाला है पार्ट 2, आप जरूर देखना, और ये वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पूरा अब लाइव क्लास में ही आने वाले हैं हम, ठीक है। और यदि मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं, जैसे 499 रुपये लगता है, 499 रुपये में आपको पूरा फुल कोर्स करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें लाइव टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, और आप लोग को नोट्स भी मिलता है, सारा चीज़ मतलब अवेलेबल है। यदि आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको फुल कोर्स होगा, पूरे क्लास 12 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक का सोल्यूशन मिलेगा, एग्जाम्पल, थ्योरी सहित, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।